Now our next topic is taxonomical aids. नीट के एग्जाम में इस चैप्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, टैक्सोनॉमिक एड्स का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, एड्स का मतलब होता है मदद। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम नहीं, एड्स यहां पर मतलब क्या हुआ? मदद। ऐसी चीजें जो टैक्सोनॉमी में मदद करें वो हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स में। टैक्सोनॉमी में मदद करने का मतलब क्या हुआ? टैक्सोनॉमी में मदद करने का मतलब हुआ किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करना, उसके कैरेक्टर को बिल्कुल सही तरीके से, उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, ये सारी चीजें हम किसमें करते हैं? टैक्सोनॉमी में। तो ये सारी चीजें करने के लिए जो चीजें मदद करती हैं वो सब पढ़ी जाएंगी टैक्सोनॉमिकल एड्स में, जैसे हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क की आपका फ्लोरा, फौना, कैटलॉग, मैनुअल, मोनोग्राफ, ये सारी चीजें किसी ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमी करने में मदद करती हैं। इस वजह से हम इन्हें पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स में। देखो, प्लांट है, एनिमल है या कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, इन सबकी टैक्सोनॉमिक स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। अगर हम इनकी टैक्सोनॉमिक स्टडी नहीं करेंगे तो क्या हम क्या बिल्कुल सही उनके कैरेक्टर्स जान पाएंगे, उनके गुण जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। और जब हम उनके गुण नहीं जान पाएंगे तो हम उन्हें अपने फायदे में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि प्लांट, एनिमल और दूसरे ऑर्गेनिजम्स की टैक्सोनॉमिक स्टडी बहुत जरूरी है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्रीज में, और ओवरऑल देखा जाए तो अपने बायो रिसोर्स को जानने के लिए। अब समझना इस बात को थोड़ी सी डिटेल में, तभी ये लाइन तुम्हें सही से तुम्हारे सामने पोस्टमार्टम होके आएगी। ये लाइन समझना, ऐसे सोचो कि मुझे दो सुपीरियर प्लांट चाहिए और उनकी ब्रीडिंग करा के मुझे और सुपीरियर प्लांट चाहिए। समझना कायदे से, अर्थात जो अपने पेरेंट से क्या हो? सुपीरियर। तो उसके लिए जरूरी है कि हम जब पेरेंट सेलेक्ट करें, एक मेल एक फीमेल पेरेंट जब सेलेक्ट करें, तो दोनों बेटा क्या हो? सुपीरियर हो अपने अपने कैरेक्टर में। ठीक है, अब जो उनसे पैदा हो वो उसके पास कैरेक्टर इन दोनों का हो तो वो इन दोनों से सुपीरियर हो जाएगा। इसके लिए जरूरी क्या है? कैरेक्टर को बिल्कुल सही तरीके से डिस्क्राइब करना, बिल्कुल सही तरीके से आइडेंटिफाई करना पेरेंट को। और यहां पर फिर क्या आ गई बेटा? टैक्सोनॉमी। तो तभी आप एग्रीकल्चर में सुपीरियर ब्रीड लगातार आप बनाते चले जाते हैं। ठीक है, अब समझिएगा कायदे से मेरी बात को। जैसे मान लीजिए, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास खेती है, ठीक है, आपने उसमें गेहूं लगा रखा है। ठीक है, अब आपने जो गेहूं का प्लांट लगाया हुआ है उस पे इंसेक्ट अटैक ना करे, तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप किसी ऐसे इंसेक्ट को इंट्रोड्यूस करोगे खेत में जो आपका गेहूं का प्लांट ना खाए, वरना ये तो बेटा डबल, तब तो दोनों तरफ से खवाई हो जाएगी ना। तो आप कोई ऐसा इंसेक्ट इंट्रोड्यूस करोगे कि जो इंसेक्ट आपके गेहूं के प्लांट को खा रहा है वो उसको तो खाए, वो उस इंसेक्ट को तो खाए, लेकिन आपके गेहूं के प्लांट को ना खाए। अब इसके लिए जरूरी क्या है कि आपको उस इंसेक्ट के बिल्कुल करेक्ट उसका आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि वो क्या खाता है, क्या नहीं खाता है। इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है बेटा, आपका आईपीएम प्रोग्राम जो है वो इसी पे तो आधारित है। तो इस तरीके से अगर हम अपनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट, एनिमल कोई भी हो, अगर हम उसकी करेक्ट टैक्सोनॉमिक स्टडी करेंगे तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में। फॉरेस्ट्री मतलब क्या हुआ बेटा? फॉरेस्ट्री का मतलब हुआ कि प्लांट्स को जंगलों में लगाना और उनको प्रिजर्व रखना। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने प्लांट को किसी जंगल में लगाया, ठीक है, लेकिन हमने इस चीज को नोटिस नहीं किया कि उसके प्रेडेटर वहां बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर प्रेडेटर ज्यादा है तो आपको उसी हिसाब से प्लांट के नंबर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो इन सारी चीजों के लिए आपको पता होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, आपको करेक्टली आइडेंटिफाई करना पता होना चाहिए। अब हम टैक्सोनॉमिक स्टडीज का फायदा उठा सकते हैं इंडस्ट्रीज में। जैसे कैसे? ऐसे सोच लो बेटा, जैसे लैक्टिक एसिड मिलता है एक बैक्टीरिया से, आपने सुना होगा लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड मिलता है, तो लैक्टोबैसिलस को हम भारी मात्रा में कल्चर करके, बिल्कुल इंडस्ट्रियल लेवल पर कल्चर करके हम कॉमर्शियली लैक्टिक एसिड को बनाकर क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। ऐसे ब्यूटारिक एसिड के लिए क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम। ठीक है, तो ब्यूटारिक एसिड का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना, बिल्कुल कॉमर्शियली आपको पूरे देश विदेश में एक्सपोर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम को आप क्या करोगे बेटा? काफी भारी मात्रा में प्रोडक्शन करोगे ताकि उससे ब्यूटारिक एसिड क्या मिले? ज्यादा मिले। तो इस तरीके से हमने क्या किया बेटा? टैक्सोनॉमिक स्टडी करके, लिविंग ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमिक स्टडी करके हमने उनसे क्या प्राप्त कर लिया? अपना फायदा पा लिया। इतनी बातें क्लियर? तो चलो अब इधर देखना क्या कहती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी लिखती है टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ वेरियस स्पीशीज, अर्थात अलग अलग स्पीशीज की टैक्सोनॉमिक स्टडी, जैसे प्लांट की, एनिमल की और दूसरे ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में फायदेमंद है, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्रीज में, और अगर जनरल बात करें तो अपने बायो रिसोर्सेज को जानने में। बायो रिसोर्सेज कहने का मतलब क्या हुआ? बायो रिसोर्सेज कहने का मतलब हुआ कि बायो मतलब लिविंग, ठीक है, बायो मतलब लिविंग लाइफ। ठीक है,
तो जिंदा चीजों में भी रिसोर्सेज तो है हमारे पास। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आप पढ़ते हो इस चीज को कि टैक्सोल नाम का एक ड्रग्स है जो आपके कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, टैक्सोल। ठीक है, ये जो टैक्सोल है एक प्लांट की बार्क से मिलता है, उसका नाम है टैक्सस, TAXUS। ठीक है, नाम मत याद रखना, लाइन एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं बस। तो टैक्सस नाम के प्लांट के बार्क से हमने पाया टैक्सोल, जो कि हम कैंसर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो अब यहां पर क्या हुआ, अगर हम अपने बायो रिसोर्सेज को ना जानते तो क्या हम ये कैंसर ट्रीट करने वाली ड्रग्स को क्या मैं जान पाता? नहीं जान पाता। ठीक है, तो अपने बायो रिसोर्सेज को अगर हम जानेंगे तो हम क्या करेंगे, लगातार प्रोग्रेस करते रहेंगे। और बायो रिसोर्सेज को जानने के लिए करेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा उस प्लांट का या उस एनिमल का या उस ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, और करेक्टली हम उसे क्लासिफाई करेंगे, तभी हम उसका फायदा ले पाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए बेटा क्या करनी पड़ेगी, हमें इंटेंसिव, काफी गहन अध्ययन करना पड़ेगा, लैब में भी और फील्ड में भी। फील्ड में भी कहने का मतलब कि जहां पर वो पाया जा रहा है। सर लैब में क्या अध्ययन करेंगे? लैब में बेटा हम उसकी साइटोटैक्सोनॉमी जानेंगे। ठीक है, हम उसकी जानेंगे कीमोटैक्सोनॉमी की, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन से केमिकल हम काम के तौर पर अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म की अगर हम टैक्सोनॉमी की स्टडी करेंगे तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है ना कि बायोटेक में हम अप्लाई करके नई नई चीजें खोजेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं क्या कहता है कि टैक्सोनॉमी की स्टडी वेरियस स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज, प्लांट, एनिमल और दूसरे ऑर्गेनिज्म की यूजफुल है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में। और अगर हम जनरल बात करें तो इन नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज, हम अपने बायो रिसोर्सेज को जानेंगे तभी हम उनसे फायदा ले पाएंगे। और बायो रिसोर्सेज की डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कहने का मतलब बेटा एक ही स्पीसीज के अंदर बहुत सारी ब्रीड होती है ना, तो वहां पर क्या है, डाइवर्सिटी है। अब अलग अलग ब्रीड में अगर एग्जांपल ले लें तो आपने सुना होगा राओवोल्फिया जो हिमालयन रीजन में पाया जाता है। तो अलग अलग राओवोल्फिया की जब आप स्पीसीज डाइवर्सिटी पढ़ते हो तो अलग अलग में रिजर्पाइन की जो कंसंट्रेशन है और पोटेंसी है वो क्या आती है, अलग अलग। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली चीजें उसकी डाइवर्सिटी को हम स्टडी करेंगे टैक्सोनॉमी में। क्लियर? अब दीज स्टडी, अगर ये स्टडी आपको करना है, टैक्सोनॉमी की स्टडी करना है, तो सबसे पहली चीज क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अरे जब गलत ही तुमने उसके कैरेक्टर ही गलत जाने, तुम ऑर्गेनिज्म ही गलत आइडेंटिफाई किए हो, तुमने जो, तो तुम क्या उस ऑर्गेनिज्म का यूज कर पाओगे? यूज करोगे तो नुकसान हो जाएगा। इतनी बात है क्लियर? तो आपको बिल्कुल करेक्टली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, करेक्टली उसके कैरेक्टर बिल्कुल आपको करेक्ट पता होने चाहिए। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्स, चाहता है इंटेंसिव, आप लैब में उसके ऊपर गहन अध्ययन करो। ठीक है, अर्थात जानो कौन कौन से केमिकल उसके अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है, उसकी मॉर्फोलॉजी एकदम सही अध्ययन करो, और मॉर्फोलॉजी के लिए लैब ले जाने की जरूरत नहीं, मॉर्फोलॉजी तो आप फील्ड में जाकर देख सकते हो। तो आइडेंटिफिकेशन किसी ऑर्गेनिज्म का रिक्वायर्स, चाहता है इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी, और आपको उसकी फील्ड में जाकर स्टडी बिल्कुल एक्यूरेट करनी पड़ेगी जहां पर वो पाया जा रहा है। अब बेटा ये बताओ कि इन सारी बातों को जितना तुमने देखा, ठीक है, इसके लिए सबसे पहली चीज क्या है भाई? किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, ये सब चलो ठीक है कर लिया, इससे हमारा फायदा है, उसके कैरेक्टर जान जाएंगे तो उसके कैरेक्टर को अपने हिसाब से यूज कर लेंगे जगह जगह पर, ये सारी बातें हो गई। लेकिन इन सब के लिए सबसे पहली बात है जो एक्चुअल स्पेसिमेन है, जिसे हम होलोटाइप बोलते हैं, HOLOTYP, होलोटाइप, एक्चुअल स्पेसिमेन, जिसको देखकर उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया गया है। आपके पास होलोटाइप होना चाहिए, एक्चुअल स्पेसिमेन होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअल स्पेसिमेन क्यों बेटा? क्योंकि अगर हमारे पास एक्चुअल स्पेसिमेन नहीं है, ठीक है, जिसको किसी साइंटिस्ट ने खोज कर, जिसको किसी टैक्सोनॉमिस्ट ने या ऑथर ने खोज कर, ठीक है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया है, ठीक है, तो अगर हमारे पास एक्चुअल स्पेसिमेन नहीं तो क्या पता उसकी कोई क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को हम पकड़ लें, ठीक है, और उसमें क्या पता कुछ कैरेक्टर्स ना मैच करें, कुछ ट्रेस डिफरेंट टाइप के हो। तो सबसे पहली प्राइम सोर्स जो टैक्सोनॉमी की स्टडी का होगा, जो प्रमुख सोर्स, मुख्य सोर्स, बिल्कुल आधारभूत बेसिक सोर्स होगा, वो क्या होगा? एक्चुअल स्पेसिमेन का होना। ठीक है, तो अगली बात क्या कहती है? द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल, बेहद जरूरी है, एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी। बस इस बात पर ध्यान देना, एक्चुअल स्पेसिमेन ही आपका प्राइम सोर्स होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि एक ही स्पीसीज के दो इंडिविजुअल में भी थोड़ा मोड़ा वेरिएशन हमें दिख सकता है, या हम बोल सकते हैं एक ही स्पीसीज की दो ब्रीड्स हैं, उनमें वेरिएशन दिखता है। एग्जांपल दशहरिया एंड लगाम। ओके, तो अब ये आपकी फंडामेंटल है स्टडीज के लिए, और जरूरी है कि अगर कोई नया बंदा आ रहा है, ठीक है, जो सिस्टमैटिक्स या टैक्सोनॉमी में जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसके लिए जरूरी है कि उसको आप एक्चुअल स्पेसिमेन दिखाकर उसी के डिस्क्रिप्शन को पढ़ाएं, तभी वो सही से जान जाएगा, ठीक है, जान पाएगा।
तो एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक। इतनी बातें एकदम क्लियर। अच्छा आगे, इट इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम एक्चुअल स्पेसिमेन का यूज करेंगे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में, ठीक है। अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो भाई उसके कैरेक्टर्स को देखा हमने, एक्चुअल स्पेसिमेन देख के जो हमने कैरेक्टर्स पाए हैं हम उसी से तो कंपेयर करके उसे क्लासिफाई करेंगे कि उससे बिलोंग करता है कि नहीं करता। करता है तो ठीक है, हमने उसी ग्रुप में रख दिया, हम समझ गए वही इंडिविजुअल है। लेकिन अगर थोड़ा वेरिएशन रखता है तो ये चेक करेंगे कि वही ब्रीड है कि नहीं है, मतलब उसी की कोई ब्रीड है। अगर ज्यादा वेरिएशन दिख रहा है ठीक है तो हम समझ जाएंगे कोई नई स्पीशीज हमने खोज ली। तो आगे, इट इज यूज्ड एक्चुअल स्पेसिमेन, इट का मतलब यहां पर एक्चुअल स्पेसिमेन। इट इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं एक्चुअल स्पेसिमेन से पाए हुए अपने डाटा को। एंड द इंफॉर्मेशन गैदर, और जो भी हमें इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है, जो भी एक्चुअल कोई नई स्पीशीज मिलती है उस स्पेसिमेन को देखकर जो भी ऑथर ने जो भी डाटा पाया हुआ है उसे प्रिजर्व रूप में रखना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात हो कि हम पूरे का पूरा स्पेसिमेन ही प्रिजर्व कर लें, ठीक है, जैसे हम म्यूजियम में करते हैं। आगे, म्यूजियम में, हर्बेरियम में। तो आगे, इट इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड, जो हमने इंफॉर्मेशन प्राप्त करी है एक्चुअल स्पेसिमेन से, इज आल्सो स्टोर्ड, उसे हमें स्टोर करना पड़ेगा अलोंग विद द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन के साथ, ठीक है। अगला, इन सम केसेस, कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, स्पेसिमेन को प्रिजर्व कर सकते हैं, अरे फॉर्मेलिन में, अल्कोहल में प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर फ्यूचर स्टडीज, भविष्य में, और जितने भी आपके जो आपके टैक्सोनॉमिस्ट है उसको स्टडी कर पाए, ठीक है, उसके लिए एक्चुअल स्पेसिमेन जो उस ऑथर ने सबसे पहले देखकर या उस टैक्सोनॉमिस्ट ने सबसे पहले देखकर जो डिस्क्राइब किया था उस एक्चुअल स्पेसिमेन को अगर हम उसके कैरेक्टर्स के साथ रखते हैं तो ये टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब बायोलॉजिस्ट ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर ले आए हैं, टेक्निक ले आए हैं जिससे हम स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं इंफॉर्मेशन और स्पेसिमेन दोनों को, ठीक है। अब यहां पर हम कुछ समझेंगे, कुछ यूज इन एड्स के। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा हम हर्बेरिया। हर्बेरिया बेटा नाम से ही पकड़ में आ रहा, हर्बेरिया, हर अर्थात इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट के स्पेसिमेन को लेते हैं। अर्थात एक प्लांट अगर बहुत बड़ा प्लांट है तो पूरे का पूरा प्लांट तो नहीं उखाड़ लोगे, अर्थात हम प्लांट की एक डाली तोड़ लेंगे, जिसमें एक डाल तोड़ लेंगे, एक छोटी सी ब्रांच तोड़ लेंगे जिसमें क्या हो, लीफ हो और फ्लावर्स हो, और उसे कायदे से खोल देंगे ताकि हम लीफ में वेनेशन देख पाए, फाइलोटैक्सी देख पाए, और अगर फ्लावर की बात करें तो फ्लावर का हम एस्टिवेशन देख पाए कि कैलिक्स, करोला, इन सब का आपस में अरेंजमेंट कैसा है, और हम उन्हें कायदे से एक्सपोज कर देंगे, ठीक है। और अगर छोटा प्लांट है तो पूरे का पूरा प्लांट ही उखाड़ लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, हर्बेरिया में एक ऐसे हम क्या लेंगे, शीट लेंगे। शीट जो है उसकी साइज याद रखिएगा 11.5 इंच टू 16.5 इंच, अर्थात 11.5 से 16.5 इंच, याद रखिएगा 11.5 गुना 16.5, अर्थात 11.5 गुना 16.5 इंच की हम शीट लेते हैं। और इस शीट में फंजाई का इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि भाई फंजाई इन्फेक्ट कर देगा, भाई मरी हुई चीज है भाई। अगर आप किसी प्लांट की डाल तोड़कर किसी पेपर पे रखते हो, या मान लीजिए किसी पूरा प्लांट उखाड़ के पेपर पे रखते हो तो मर जाएगा। मरने के बाद कहीं फंजाई उस पर अटैक ना कर दे, इस वजह से याद रखिएगा 0.1% मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्या बोला, 0.1% मर्क्यूरिक क्लोराइड हम क्या करते हैं, इस शीट पे पूरे पे डाल देते हैं और इससे फंजाई इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। याद रखना शीट का साइज 11.5 गुना 16.5 इंच, 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड डालकर हम क्या करेंगे, प्लांट को बचा लेंगे फंजाई के अटैक से। अब क्या करेंगे बेटा, अब जो हमने आपका प्लांट का स्पेसिमेन लिया है उसको हम ड्राई करेंगे, प्रेस करेंगे और उसके बाद प्रिजर्व कर देंगे शीट के ऊपर। तो बेटा हर्बेरिया इज अ, इसको बड़ा कर देते हैं हम लोग, हर्बेरिया इज अ स्टोर हाउस, अर्थात ढेर सारे हर्बेरिया रखे जाते होंगे, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस, अर्थात ड्राई किया, प्रेस किया और प्रिजर्व कर दिया उसे किसमें, 0.1% मर्क्यूरिक क्लोराइड, ताकि कौन अटैक ना कर पाए, फंजाई, एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट, और शीट पे हम उसे क्या कर लिए बेटा, प्रिजर्व। अब ये जो शीट आपने बनाई है इसको ऐसा नहीं कहीं रैंडमली जाकर आप कहीं पर रख दो, नहीं बेटा, जहां पर हर्बेरियम हाउस होता है, अर्थात बहुत सारे हर्बेरियम होते हैं, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चीजें रखी होती हैं कि अगर एंजियोस्पर्म है तो एंजियोस्पर्म का पूरा अलग, तो एंजियोस्पर्म में भी मोनोकॉट, डाइकॉट, सबके हर्बेरियम अलग अलग रखे होते हैं, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब सर यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हर्बेरियम रखी जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहने का मतलब ये हुआ जिसे पूरी की पूरी दुनिया आपकी एक्सेप्ट करती हो। एग्जांपल के तौर पर अगर हम लें तो आपका जैसे जोसेफ डॉल्टन, आपने नाम सुना होगा, बेंथम और हुकर, एंजियोस्पर्म का अगर क्लासिफिकेशन सबसे बेस्ट माना जाता है तो बेंथम हुकर का। तो अब एंजियोस्पर्म को अगर क्लासिफाई किया गया हर्बेरियम में तो किसके अकॉर्डिंग किया गया, बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्लियर। अब आप हर्बेरिया को रख दोगे यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब अगर हम एक हर्बेरियम शीट की बात करें, ठीक है,
अगर हम एक हर्बेरियम शीट की बात करें बेटा, जिसकी आपको साइज क्या बताई थी, 11.5 गुणा 16.5 इंच हर्बेरियम शीट, जिस पर आपने प्लांट लिया, ठीक है, अगर बड़ा है तो प्लांट का पार्ट ले लिया जिसमें फ्लावर वगैरह है, सबको प्रॉपर्ली ओपन कर दिया, 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड का यूज कर लिया ताकि फंजाई अटैक न कर पाए। अब उसको आपने क्या किया, प्रिजर्व कर लिया। अल्टीमेटली अब क्या होगा, राइट हैंड, ठीक है, इधर देखना बेटा, राइट लोअर राइट हैंड कॉर्नर पर इधर आपने एक लेबल चिपकाया, ठीक है, याद रखना, लोअर राइट हैंड कॉर्नर पर, जिस पर आपने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा। डिस्क्रिप्शन जैसे क्या क्या, जैसे डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, आपने इसको किस डेट को आपने कलेक्ट किया था और आपने किस जगह से कलेक्ट किया था, उसके साथ साथ इस प्लांट का लोकल नेम, मतलब जहां से आपने कलेक्ट किया वहां पर इसका उस भाषा में इस प्लांट का क्या नाम है जिसको भी आपने कलेक्ट किया है, लोकल नेम के साथ साथ इंग्लिश नेम इसलिए क्योंकि इंग्लिश आपकी लिंक लैंग्वेज मानी जाती है, और उसके साथ साथ इसका बोटेनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम। याद रखना, स्टेटमेंट में सब गलतियां हो जाती हैं। स्टेटमेंट करके दे देगा कि आप हर्बेरिया में डिस्क्रिप्शन में आप लोकल नेम, इंग्लिश नेम और जूलॉजिकल नेम, जूलॉजिकल का सवाल ही नहीं बनता, हर्बेरिया हर पकड़ो भैया प्लांट, समझ में आया। तो क्या क्या बेटा, आपने डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम, इंग्लिश नेम और उसके साथ साथ बोटेनिकल नेम, मतलब कह सकते हो सिंपली आपका साइंटिफिक नेम। उसके साथ साथ आपको वहां पर मेंशन करनी पड़ेगी इस प्लांट की फैमिली, अर्थात किस फैमिली से बिलोंग करता है, भाई फैबियेसी, सोलनेसी, लिलियेसी, ब्रासिकेसी, किससे बिलोंग करता है, उसकी फैमिली आपको लिखनी पड़ेगी। और कलेक्टर्स नेम, कलेक्टर नेम मतलब डीएम का नाम नहीं, कलेक्टर नेम का मतलब किसने उस प्लांट को कलेक्ट किया है। इतनी बातें एकदम क्लियर। इस पे सवाल आ चुका है, ठीक है। नीट का अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये कि डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज होती है, स्टेटमेंट बना के दे दिया था उसने, ठीक है। तो अब ये जो हर्बेरिया है बेटा, इसे हम क्या करेंगे बेटा, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर लोअर राइट हैंड कॉर्नर पर डिस्क्रिप्शन देने के बाद इसे यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम इसे क्या कर देंगे बेटा, ले जाएंगे और हर्बेरिया का जो भी भाई रिपोजिटरी कहने का मतलब गोदाम, अर्थात जहां पर आप ढेर सारी चीजें रख रहे हो, ठीक है, जहां पर यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हर्बेरियम शीट रखी जाती है, वहीं पर जाकर आप अपनी हर्बेरियम रख दोगे ताकि इसे फ्यूचर में कोई साइंटिस्ट हो उसे वो यूज कर सके। एग्जांपल के तौर पर कैसे यूज करेगा, मान लो मैंने एक नया प्लांट खोजा, मुझे जानना है ये प्लांट खोजा गया है पहले या नहीं खोजा गया है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं उस प्लांट के कैरेक्टर लिख के जाऊंगा और कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मैं हर्बेरियम में और अंदर भाई एंजियोस्पर्म में गया, फिर मोनोकॉट डाइकॉट में गया, मान लो डाइकॉट से कैरेक्टर मिला, फिर डाइकॉट में चेक किया, और अगर मुझे ऐसी कोई हर्बेरियम नहीं मिली जैसी मेरी है, जैसा मैंने अभी जंगल में खोज के लाया है, तो मैं समझ जाऊंगा मैंने किसी नए प्लांट की क्या कर दी बेटा, खोज कर दी। इतनी बातें क्लियर। तो हर्बेरियम को इसी वजह से क्विक रेफरेंस सिस्टम कहा जाता है, याद रखना, क्विक रेफरेंस सिस्टम किसे कहा जाता है, हर्बेरियम को, अर्थात जल्दी से आपको रेफरेंस मिल जाता है कि कोई प्लांट खोजा गया या नहीं। इतनी बातें क्लियर। तो जल्दी से एक बार रिकैप लेते हैं। हर्बेरिया की अगर हम बात करते हैं तो हर्बेरिया की साइज क्या होती है बेटा, एक हर्बेरियम शीट की साइज क्या होती है, 11.5 इंच गुणा 16.5 इंच, ठीक है। फंजाई के अटैक से बचने के लिए क्या करते हैं, 0.1% मर्क्यूरिक क्लोराइड डालते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके साथ हमने क्या किया, बड़ा प्लांट है तो पार्ट लेंगे जिसमें फ्लावर होनी चाहिए, लीफ होनी चाहिए, ठीक है। अगर एंजियोस्पर्म है तो इतनी बातें क्लियर। अरे फ्लावर तो एंजियोस्पर्म में ही होगा ना, ठीक है। फ्लावर लीफ है, आपने उसे वेल एक्सपोज किया, उसके बाद आपने क्या किया बेटा, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व कर दिया। उसके साथ आपने लोअर राइट हैंड कॉर्नर, याद रखना, लोअर राइट हैंड कॉर्नर पर डिस्क्रिप्शन दिया। डिस्क्रिप्शन में आप क्या क्या लिखोगे बेटा, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, उसके साथ लोकल नेम, इंग्लिश नेम, बोटेनिकल नेम ध्यान रखना, और वो जो भी प्लांट है वो जिस फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली का नेम, कलेक्टर नेम, और अल्टीमेटली इसे यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप रख दोगे ताकि फ्यूचर में हम इसका यूज कर सके, या कोई टैक्सोनॉमिस्ट नया है तो उसका यूज कर सके। और हर्बेरियम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, क्विक रेफरल सिस्टम पूछा जाए तो आंसर विल बी हर्बेरियम। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी बोटेनिकल गार्डन। ये हमारा अगला टैक्सोनॉमिक एड है जो हमारी टैक्सोनॉमी में क्या करेगा, मदद करेगा। देखिएगा जरा इसे। अब बोटेनिकल गार्डन, एक सेकंड जूम कर ले बेटा इसे। बोटेनिकल गार्डन ये कोई नॉर्मल गार्डन नहीं होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड गार्डन होते हैं। स्पेशलाइज्ड गार्डन किस सेंस में कहे जा रहे हैं, स्पेशलाइज्ड गार्डन कहने का मतलब होता है बेटा कि हम इसको साइंटिफिक स्टडी के लिए यूज करते हैं। अब बोटेनिकल गार्डन का इस्तेमाल हम कर, बेटा देखो बोटेनिकल गार्डन बिल्कुल ऐसा गार्डन ही होता है, लेकिन इसको हम साइंटिफिक पर्पस से यूज करते हैं। कहने का मतलब समझिएगा बहुत कायदे से। देखो बोटेनिकल गार्डन अगर पूछा जाए नॉर्मल गार्डन, गलत। बोटेनिकल गार्डन आर स्पेशलाइज्ड गार्डन, जो हमारी टैक्सोनॉमी करने में हमें मदद करते हैं। देखो बोटेनिकल गार्डन में प्लांट रैंडमली नहीं लगाए जाते कि कोई भी प्लांट उठाए कहीं भी लगा दिया, नहीं। वहां पर बेटा बिल्कुल एकदम हर चीज कायदे से सिस्टमैटिक तरीके से, अगर कोई प्लांट ऑर्नामेंटल है, मतलब साज सज्जा में यूज करते हैं हम घरों में, तो उसको उन सारे प्लांट को एक साथ लगाया गया। डाइकॉट एक साथ, डाइकॉट के अंदर जितने भी क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन वहां पर भी प्लांट लगाए जाते हैं, जिससे क्या हो, हम अपने, मान लो भाई मैंने कोई प्लांट जंगल में देखा,
ठीक है, मुझे जानना है कि प्लांट खोजा गया कि नहीं खोजा गया। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, उसके सारे कैरेक्टर लिख के आएंगे। कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे बेटा, मैं बोटेनिकल गार्डन के अंदर जाऊंगा, मैं कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग और डीप जाता जाऊंगा। अल्टीमेटली मुझे वो प्लांट मिल गया, अगर मान लो जिस प्लांट के कैरेक्टर मैं लिख के आया हूं, ठीक है, अगर सारे कैरेक्टर मैच कर गए मतलब समझ गया भाई वो प्लांट खोजा जा चुका है। अगर मान लो वेरिएशन मिल गया तो इसका मतलब हमने क्या देख लिया, हमने एक नई स्पीसीज देख ली, या मान लो वेरिएशन बहुत कम मिला तो समझ जाएंगे एक नई ब्रीड मिल गई। ठीक है, अब बेटा गार्डन है तो याद रखना इसमें लिविंग स्पेसिमेन है आपके या आपके डेड। लिविंग, गॉट इट। हर्बेरियम में क्या थे बेटा, डेड, लेकिन बोटेनिकल गार्डन में लिविंग। इतनी बात है क्लियर। अब कुछ बोटेनिकल गार्डन है जिनके बारे में आपको सुनना है कायदे से। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर एक याद रखना बेटा, जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं कभी भी जाना वहां पर देखना जो प्लांट्स होते हैं उन पर एक तख्ती लटकी जाएगी, एक ऐसे प्लेट लगी होगी, ठीक है, उस प्लेट पर उसका बोटेनिकल नेम होगा और उसके साथ साथ जूलॉजिकल तो होगा नहीं, ध्यान रखना इस बात, तो बोटेनिकल जूलॉजिकल में फंसा देगा, बोटेनिकल नेम होगा और उस प्लांट की फैमिली। याद रखना हर्बेरियम में भी क्या यूज करते हैं बेटा, फैमिली। ठीक है, फैमिली जरूर लिखी जाती है। बोटेनिकल गार्डन में भी बेटा क्या लिखा जाएगा, उसका बोटेनिकल नेम ऑफ फैमिली। अच्छा ये बताइए, अगर आप बोटेनिकल गार्डन जाते हैं तो क्या बोटेनिकल गार्डन में जाकर आपको उस प्लांट की फैमिली तो बता दी गई, क्या उसका आप जीनस बता पाओगे? ठीक है, नहीं किसी मैंने रैंडमली आपसे कहा कि बताइए बोटेनिकल गार्डन में क्या जीनस का डिस्क्रिप्शन होता है? बिल्कुल होता है भैया, क्योंकि बोटेनिकल नेम का अगर डिस्क्रिप्शन है, प्लेट पे दो ही चीजें, एक बोटेनिकल नेम एक फैमिली। प्लेट पर अगर बोटेनिकल नेम है इसका मतलब पहला वर्ड क्या बताएगा, जीनस, और दूसरा वर्ड क्या बताएगा, स्पेसिफिक एपिथेट। तो बोटेनिकल गार्डन में किसी प्लांट को देखकर हम जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट और फैमिली हम तीनों चीज बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इधर देखते हैं। दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन, स्पेशलाइज्ड ध्यान रखना, स्पेशलाइज्ड गार्डन है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। रेफरेंस के लिए जैसे हम यूज कर सकते हैं। प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन। अर्थात अगर पूछे कि ये स्पेशलाइज्ड गार्डन क्यों है, क्यों स्पेशलाइज्ड गार्डन है, तो उसका आंसर ये बनेगा कि प्लांट स्पीसीज इन गार्डन में जो उगाई जाती हैं, जो कल्चर जो आपकी ग्रो कराई जाती है, वो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए कि हम आइडेंटिफाई कर पाए। और प्रत्येक प्लांट, ईच प्लांट इज लेबल्ड, हर प्लांट के ऊपर लेबल लगा होता है इंडिकेटिंग, जो दर्शाता है इट्स बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम बोल दीजिए उसी को, एंड इट्स फैमिली, ध्यान रखना फैमिली। ठीक है, अच्छा कुछ फेमस बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, क्यू। क्यू में, क्यू बेटा इंग्लैंड में एक्चुअली में एक जगह है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यू। ठीक है, अब समझना, क्यू में पाया जाता है आपका क्यू बोटेनिकल गार्डन, समझना क्यू जगह है और वहीं पर पाया जाता है क्यू बोटेनिकल गार्डन, जिसका दूसरा नाम है रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड में। तो ये बेटा वर्ल्ड का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, याद रखना, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इज रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जिसका दूसरा नाम है क्यू बोटेनिकल गार्डन। और क्यू जगह भी है जहां पर ये पाया जाता है, ऐसे समझो कानपुर के अंदर कानपुर यूनिवर्सिटी, तो ऐसे ही क्यू के अंदर क्यू बोटेनिकल गार्डन, जिसका दूसरा नाम है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। और क्यू कहां पर है बेटा, इंग्लैंड में। तो फेमस बोटेनिकल गार्डन आ रहा है क्यू, इंग्लैंड। लार्जेस्ट याद रखना, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन पूछेगा तो क्यू ही लगाना। इंडियन बोटेनिकल गार्डन फेमस, बेटा याद रखना इंडिया का सबसे फेमस बोटेनिकल गार्डन ये है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहां पर है, हावड़ा। अब हावड़ा कहां पर है इंडिया में, ये बताने की जरूरत नहीं है। और लास्ट है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें भी बोटेनिकल गार्डन बना हुआ है, ये आपका लखनऊ में है। क्या, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर, लखनऊ में। ये बताओ रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जिसका दूसरा नाम क्यू बोटेनिकल गार्डन है, ये कहां पर है, क्यू, क्यू कहां पर है, इंग्लैंड में। अच्छा इसके बाद इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहां पर है बेटा, आपका इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा। हावड़ा कहां पर, इंडिया में। अब ये याद मत रखना। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है बेटा, लखनऊ। और एक मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, उसे याद रख लेना, लॉयड बोटेनिकल गार्डन, LLOYD, लॉयड बोटेनिकल गार्डन, ये आपका दार्जिलिंग में है। अब दार्जिलिंग कहां पर है, इंडिया में। इतनी बात एकदम क्लियर। सो फाइनली बोटेनिकल गार्डन है स्पेशलाइज्ड गार्डन जहां पर हम प्लांट को ग्रो कराते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, लिविंग या डेड। अरे ग्रो करा रहा हूं मतलब लिविंग भाई, इसकी बात है क्लियर। अच्छा उसके साथ साथ तख्ती पर क्या चीजें लिखी होंगी प्लेट पर, उसका बोटेनिकल नेम और उसकी फैमिली। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, मेरे साथ साथ चला करो, ठीक है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, आपका लॉयड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग, क्यू बोटेनिकल गार्डन अर्थात रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू, क्यू कहां पर, इंग्लैंड। नाउ नेक्स्ट इज म्यूजियम। तो चलिए अब हम म्यूजियम देखेंगे। बेटा नाम से पता चल रहा है म्यूजियम में बताओ डेड होंगे, जो भी स्पेसिमेन होगा वो आपका डेड होगा या लिविंग होगा, डेड। इतनी बातें क्लियर। अरे म्यूजियम बोलते नहीं बेटा, टंटा मारे म्यूजियम पहुंच जाओगे, इसका मतलब क्या होता है कि भैया मर जाओगे। तो म्यूजियम में बेटा डेड स्पेसिमेन रखे जाते हैं। ध्यान रखना एक बात, हर्बेरियम हो बोटेनिकल गार्डन हो, ये दोनों, इन दोनों में क्या आप प्रिजर्व करते हो, इन दोनों में आप क्या बचा कर रखते हो,
आप प्लांट, लेकिन म्यूजियम बेटा प्लांट का भी होता है और एनिमल का भी होता है। तो यहां पर प्लांट और एनिमल, ठीक है, दोनों रखे जाते हैं प्रिजर्व करके, डेड या लिविंग। कॉमन सेंस, म्यूजियम है तो डेड यहां पर, ताकि फॉर रेफरेंस एंड फर्दर स्टडीज, ताकि जो नए नए स्टूडेंट्स आए या टैक्सोनॉमिस्ट आए वो उस पर स्टडी कर पाए प्रॉपरली, ठीक है। अब बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जिनके पर्सनल म्यूजियम है। गॉट इट? अब पढ़िएगा जरा दो लाइनें। बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में म्यूजियम बनाए जाते हैं जैसे स्कूल और कॉलेजेस में। अब म्यूजियम में बेटा हम चीजें क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन, दोनों ध्यान रखना, प्लांट और एनिमल दोनों स्पेसिमेन हम म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखते हैं। अब देखना आगे, फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। अब बेटा स्पेसिमेन को अगर मैं रख दूंगा तो डिकम्पोज हो जाएगा कुछ दिन बाद। अरे भाई मरी हुई चीज रखोगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में रखते हैं। जैसे प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन जो उसे सड़ने से बचाए, जैसे फॉर्मेलिन में, अल्कोहल में। इसमें अगर हम रखते हैं, देखा होगा ना बीकर होता है, बीकर के अंदर मान लो हमने स्टारफिश रखी है तो उसमें हम फॉर्मेलिन का सोल्यूशन डाल देते हैं, अल्कोहल डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसमें सड़न पैदा नहीं होगी, अर्थात बैक्टीरिया फंजाई अटैक नहीं कर पाएंगे और हम अपने स्पेसिमेन को बहुत समय तक प्रिजर्व करके रख लेंगे। अब सर इंसेक्ट को कैसे प्रिजर्व करते हैं? कुछ नहीं बेटा, इंसेक्ट को प्रिजर्व करने का एक सिंपल सा तरीका है। एक बॉक्स आता है जिसे हम बोलते हैं इंसेक्ट बॉक्स। इंसेक्टिव बॉक्स बोलो क्योंकि इंसेक्ट प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। इसी में क्या करते हैं, हम इंसेक्ट को प्रिजर्व करके रखते हैं। कैसे? सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा आपको इंसेक्ट को कलेक्ट करना पड़ेगा। अरे कलेक्ट नहीं करोगे तो कॉमन सेंस लगाओ बेटा, अगर इंसेक्ट पकड़ोगे नहीं तो फिर प्रिजर्व कैसे करोगे? मान लो तुम्हें मैंने कहा कि चलो भाई एक इंसेक्ट है जिसे प्रिजर्व करके रखना है ताकि बाद में भविष्य में स्टडी करने आए, जो भी टैक्सोनॉमिस्ट आए या स्टूडेंट आए वो इसको जिसकी स्टडी कर पाए, इसका रेफरेंस ले पाए, इसके कैरेक्टर्स जान पाए, इसके लिए एक स्पेसिमेन प्रिजर्व करके रखना है। तो सबसे पहला काम होगा इंसेक्ट को क्या करना बेटा, कलेक्ट करना। कलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, आप उसे मारोगे, ठीक है। मारने के बाद आप उसकी जितनी भाई टांगे हैं उन टांगों को खोल कर क्या करोगे, आप उस पर पिन लगा दोगे और उस पेपर को यहीं पर डाल दोगे। और क्या डाल दिया आपने, फॉर्मेलिन और अल्कोहल। इस तरीके से हमारा इंसेक्ट बॉक्स क्या हो गया, तैयार। तो सबसे पहले याद रखना, बिल्कुल सीक्वेंस याद रखो इसका। इंसेक्ट बॉक्स में सबसे पहले अगर आपको इंसेक्ट बॉक्स तैयार करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कलेक्ट, उसके बाद क्या करोगे, किल, उसके बाद क्या करोगे, पिन। अगर भूल जाओ, मतलब लॉजिकली बता दिया उसके बाद भी भूल जाओ तो बेटा कलेक्ट, किल और पिन, इन तीनों का सीक्वेंस देख लेना अल्फाबेटिकली है। सी सबसे पहले आएगा, के उसके बाद आएगा, पी सबसे बाद में आएगा। तो चलो जल्दी से इसको आगे रीड करते हैं। एनसीईआरटी क्या लिखती है, कहती है स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, फॉर्मेलिन और अल्कोहल। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में आल्सो बी प्रिजर्व। प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ ड्राई स्पेसिमेन, सुखा के, ठीक है भाई। सुखाना इसलिए जरूरी होता है वरना अगर प्लांट में अगर सैप मौजूद है, ठीक है, प्लांट में अगर सैप मौजूद है तो सीधी बात है इंसेक्ट के अटैक करने का चांस क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्योंकि जहां पर भाई सैप है, अगर प्लांट या एनिमल, अगर एनिमल में बात करो तो एनिमल में अगर एनिमल ज्यादा रसीला है, अगर उसके अंदर भाई फ्लूइड बहुत सारा है तो सीधी सी बात है इंसेक्ट के लिए खाना ज्यादा है, अटैक आसानी से कर देगा। तो प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को हम प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ ड्राई स्पेसिमेन। इंसेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर, सबसे पहले कलेक्ट, पकड़ोगे तभी तो किल करोगे, उसके बाद मारोगे, उसके बाद उसकी पिनिंग करके आप एक इंसेक्ट बॉक्स में रख के प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन डाल दोगे, ठीक है। अब सर बहुत बड़े बड़े एनिमल्स हो, ठीक है, बड़े एनिमल कहने का मतलब आपके बड़े लार्जर एनिमल्स में आपकी दो क्लासेस आती हैं, मेन दो क्लासेस आती हैं। एक हो गई आपका बर्ड और दूसरा हो गया मैमल। तो अब जो बर्ड और मैमल जैसे बड़े बड़े एनिमल्स हैं, आप इनको कैसे प्रिजर्व करोगे? अब मान लो आपको जो है भैंस को म्यूजियम में रखना है, ठीक है, ताकि भाई भैंस तुम जानते हो ना, ठीक है, पूरी दुनिया में 17 से 18 लाख स्पीशीज है, ठीक है। तो अब म्यूजियम में भैंस को आपको प्रिजर्व करके रखना है तो अब क्या करोगे, बहुत बड़ा कंटेनर लोगे, उसी में आप जो है भैंस रख दोगे और प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन डालोगे तो बेटा इसमें तो बहुत बड़ा नुकसान है। कहीं मान लो हल्का सा हिल डुल गई, कंटेनर टूट गया, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर उसका सारा फ्लैश निकाल लेते हैं। समझना कायदे से, हम उसका सारा फ्लैश निकाल लेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे बेटा, उसके अंदर हम रुई भर दिए, उसके अंदर कपड़ा भर दिए और बिल्कुल एक्चुअल कपड़ा भर के वैसा ही शेप दे देते हैं। और इस आपको ये जो ब्रांच है जो ये काम करती है उसे बोलते हैं टैक्सीडर्मी। क्या? टैक्सीडर्मी। तो आइए, लार्जर एनिमल लाइक बर्ड एंड मैमल्स,
आर यूजुअली स्टफ्ड, अर्थात स्टफिंग करने का मतलब मांस निकालकर किसी चीज को भरना, एंड इस तरीके से वो क्या कर लिए जाते हैं, प्रिजर्व। सर मांस क्यों निकाला, ऐसे ही खड़ा कर देते हैं, अरे भाई डिकम्पोज हो जाएगा। अगला, अच्छा आपने देखा होगा बहुत सारे म्यूजियम ऐसे होते हैं जहां पर आपके स्केलेटन्स होते हैं, जैसे पुराने एनिमल है डायनासोरस है। अब डायनासोरस की आप स्टफिंग नहीं कर सकते ना, क्योंकि स्टफिंग के लिए क्या चाहिए भाई, मांस निकालोगे लेकिन स्किन तो छोड़ोगे तभी तो कुछ भर पाओगे। लेकिन डायनासोरस बहुत करोड़ साल पहले ही खत्म हो गए। तो अब हमें जो डायनासोरस की हड्डियां मिलती हैं उन सारी हड्डियों को जोड़ जोड़कर हम उनका पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, उनका पूरा स्केलेटन तैयार कर देते हैं। तो म्यूजियम ऑफन, अक्सर म्यूजियम में कलेक्शन पाया जाता है आपका स्केलेटन ऑफ एनिमल। आपने डायनासोरस का एग्जांपल हो गया। तो चलिए म्यूजियम को एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। म्यूजियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल कॉलेजेस में सेटअप करते हैं फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। उसके बाद हमने क्या देखा बेटा, म्यूजियम में प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन ड्राई फॉर्म में रखे जाते हैं ताकि डिकम्पोजिशन उनका ना हो। अगली बात क्या है, आप इंसेक्ट को क्या करोगे, अगर आपको इंसेक्ट प्रिजर्व करके रखना है तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आप कलेक्ट करोगे, उसके बाद किल करोगे, उसके बाद पिन करोगे। अल्फाबेटिक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा अगली चीज, अगर बड़ा एनिमल है आपका जैसे बर्ड है और मैमल है तो आप इसको क्या करोगे, इसका मांस निकालकर इसकी स्किन में भर दोगे, आप रुई भर दोगे या कपड़ा भर दोगे, ओवरऑल वैसा ही शेप दे दोगे। तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा आपका, आपने उसकी टैक्सीडर्मी कर दी। इतनी बातें क्लियर। और कई बार ऐसा देखा गया है कि म्यूजियम में स्केलेटन भी पाए जाते हैं, एग्जांपल डायनासोरस। चलिए अब जूलॉजिकल पार्क देखते हैं। जूलॉजिकल पार्क जिसे हम कॉमनली बेटा जू बोलते हैं। यहाँ पर बेटा जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं ये बनाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम मतलब जंगल में जूलॉजिकल पार्क नहीं बनता है, समझना मेरी बात, हम इसे खुद क्रिएट करते हैं जहां पर हम जानवरों को, जूलॉजिकल पार्क जू है, पकड़ लो जानवरी इसमें प्रोटेक्ट करोगे। तो जूलॉजिकल पार्क जू जो है इसमें क्या है, हम जानवरों को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं। जैसे मान लो कोई इंडेंजर्ड स्पीसीज है भाई, वो खत्म हो सकती है, आने वाले समय में एक्सटिंक्ट हो सकती है, क्या पता उसके अंदर कोई ऐसा केमिकल हो जिससे कोविड-19 का इलाज हो जाए। तो भाई अगर वो स्पीसीज ही खत्म हो गई तो मेरा बायो रिसोर्स ही नहीं रहा। तो अब क्या वो केमिकल हम प्राप्त कर पाएंगे, क्या हम मेडिसिन वाली बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो अल्टीमेटली जूलॉजिकल पार्क ये जो जू है ये गवर्नमेंट इसलिए सेटअप करती है ताकि हम जानवरों को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रख पाएं, अर्थात उनकी जो है हंटिंग ना हो, और कोशिश की जाती है उनको ज्यादा से ज्यादा ऐसी कंडीशन देने की जैसा उनके नेचुरल हैबिटेट, जैसा जहां वो जंगल में रहते हैं बिल्कुल वैसी ही कंडीशन देने की कोशिश की जाती है। अब अगर जूलॉजिकल पार्क में बेटा देखा होगा बहुत सारे बच्चे वगैरह बड़े बूढ़े सब जाते हैं, ठीक है, वहां पर जाओगे तो वहां पर आप उस एनिमल का बिहेवियर देख लोगे, उनकी फूडिंग हैबिट देख लोगे, खाने पीने का तरीका, रहने का तरीका, उन्हें प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। इस बात को याद रखना, कोशिश की जाती है, तो वो कंप्लीटली तो नहीं कर पाओगे लेकिन कोशिश की जाती है कि उनके नेचुरल हैबिटेट जैसा सब कुछ उन्हें दिया जाए। तो चलिए खत्म हो गया आपका जूलॉजिकल पार्क। These are the places where wild animals are kept in protected environment under human care। ठीक है, हम ये रखवाली करेंगे, हमने पूरा बड़ा बनाया, which enable us, जो हमें सक्षम बनाता है to learn about their food habit, उनकी फूड हैबिट्स के बारे में जानने के लिए और उनका बिहेवियर जानने के लिए। अगला, all animals in a zoo are provided, भयानक अंडरलाइन मारो उसको बेटा, all animals in a zoo are provided, उन्हें दी जाती as far as possible, मतलब जितनी कोशिश कर पाते हैं उतनी, उन्हें कंडीशन ऐसी देते हैं जो सिमिलर हो, बिल्कुल वैसी हो उनके नेचुरल हैबिटेट की तरह। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीस पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जूस। इतनी बातें क्लियर है, यहाँ 4 डायग्राम्स बने हुए हैं, इग्नोर दीस, ठीक है। अच्छा अब बेटा एक बात याद रखना, बोटैनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क ये दोनों एग्जांपल हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन का। इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना एक्स सिटू कंजर्वेशन, जहां पर किसी ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसके नेचुरल हैबिटेट से एग्जिट कराएं। एक्स सिटू मतलब सिचुएशन, जो उसकी नेचुरल सिचुएशन है वहां से उसको निकाल के लाएं और कहीं प्रोटेक्ट करके रखें, तो हम उसी को बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन, अर्थात किसी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के ले आकर बचाना। ठीक है, तो बेटा याद रखना बोटैनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क ये दोनों क्या है, किसके एग्जांपल है, एक्स सिटू कंजर्वेशन के। इकोलॉजी का रिवीजन करेंगे तो हम इसमें और डिटेल में जाएंगे। तो अब बेटा अब हमारा अगला टॉपिक आता है दैट इज की। अब हमारा अगला टेक्सोनॉमिक एड है की का मतलब ही क्या होता है बेटा, चाबी। जैसे मान लो किसी जंगल में मुझे कोई प्लांट या कोई एनिमल मिलता है, ठीक है, अब जो भी स्पीसीज मिली है उसका कौन सा टैक्सॉन है, मतलब कौन कौन से टैक्सॉन से वो बिलोंग करता है। मतलब
फैमिली के लेवल पर उसका क्या टैक्सॉन है, जीनस के लेवल पर क्या है, क्लास के लेवल पे क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट के लेवल पे क्या है, उसके टैक्सॉन को जानने के लिए कुछ किताबें हमने बना रखी है। उन किताबों को हम क्या बोलते हैं की। देखा जाए अगर कोई जंगल में मुझे कोई प्लांट या एनिमल की स्पीसीज मिलती है जिसे मैं नहीं जानता, तो एक तरीके से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मेरे लिए एक रहस्य है, एक ताले की तरह है, जिसकी चाबी जो है, जिस किताब को हम बोलते हैं वही क्या है आपकी की आपकी प्लांट्स के लिए भी होती है, एनिमल्स के लिए भी होती है। स्टडी और रेफरेंस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। टेक्सोनॉमिकली एड है, मतलब टेक्सोनॉमी में मदद करती होगी किसी जानवर को या किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करने में, क्लासिफाई करने में आपकी कौन सी किताब मदद करती है, की। आप समझना कायदे से बेटा की क्या होता है, इसमें सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी देखी जाती है। अर्थात होता क्या है, सही से समझना। जैसे मान लो यहां पर मैं आपके सामने दो बातें लिख रहा हूं, ठीक है। पहला मैंने लिखा ऑर्गेनिज्म कैन फ्लाई, अर्थात वो ऑर्गेनिज्म उड़ सकता है। अगला स्टेटमेंट मैंने लिखा ऑर्गेनिज्म कांट फ्लाई। देख के ही आपको पता चल रहा होगा ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कैसे हैं, कंट्रास्टिंग, बिल्कुल अपोजिट है। अर्थात एक कह रहा उड़ सकता है, एक कह रहा नहीं उड़ सकता है। अब बताओ क्या तुम इन दोनों को सेलेक्ट करोगे किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए? भाई अगर दो अपोजिट चीजें हैं, दो चीजें आपस, दो स्टेटमेंट आपस में कंट्रास्टिंग है, तो दोनों में कोई एक ही बात तो सही होगी। अगर मैं तुमसे पूछूं दिन है या रात है, तो या तो दिन बोलोगे या तो रात, क्योंकि दो अपोजिट चीजें बोली है, दो में एक ही चीज हो सकती है। तो कोई तो बताओ बेटा इन दोनों बातों में से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो, या तो ऑर्गेनिज्म उड़ेगा या तो ऑर्गेनिज्म नहीं उड़ेगा। अर्थात बिल्कुल ऐसे ही ढेर सारी आपके स्टेटमेंट्स होते हैं, और जनरली आमतौर पर ऐसा देखा गया है, जनरली बोल रहा हूं, ऑलवेज नहीं, ध्यान रखना, जनरली आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या होते हैं, कंट्रास्टिंग। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि दो स्टेटमेंट नहीं होते हैं, जहां पर कई बार ऐसा होता है कोई ऐसा कैरेक्टर आ जाता है जिसका अपोजिट लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना पाया जाए, तो वहां पर एक सिंगल स्टेटमेंट होता है। तो अब कायदे से सुनना, जो आपकी की है, की में ढेर सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, आमतौर पर, ऑलवेज नहीं, आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि ये आपस में क्या होते हैं, कंट्रास्टिंग, जिसमें एक सिंगल स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीड। और ये दोनों कंट्रास्टिंग लीड आपस में एक दूसरे की कहलाती है कपलेट। कपल का मतलब ही होता है जोड़ा। अर्थात मैं कह सकता हूं कि वे ढेर सारे स्टेटमेंट होते हैं, जनरली आपस में ये क्या होते हैं बेटा, कंट्रास्टिंग मतलब अपोजिट होते हैं, और एक सिंगल स्टेटमेंट को लीड कहते हैं, और दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर, दोनों कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट को मिलाकर कपलेट। अच्छा, एक कपलेट में आप इन दोनों में किसी एक को एक्सेप्ट करोगे, दूसरे को क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे। ऐसे ढेर सारी हमने क्या बना लिए, कपलेट बना लिए। अब मान लो मुझे कोई एनिमल मिलता है, ठीक है। अब उस एनिमल का फैमिली के लेवल पर क्या टैक्सॉन है, या जीनस के लेवल पर क्या टैक्सॉन है, या स्पीशीज के लेवल पर क्या टैक्सॉन है, इसके लिए क्या हम सेम की इस्तेमाल करेंगे? नहीं, हम अलग अलग कैटेगरी के टैक्सॉन को जानने के लिए हम अलग अलग सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि अलग अलग कैटेगरीज के टैक्सॉन को जानने के लिए हम अलग अलग टैक्सोनॉमिक की का इस्तेमाल करते हैं। फैमिली के लेवल पे अलग, जीनस के लेवल पे अलग, स्पेसिफिक एपिथेट के लेवल पर अलग। अब एक बेटा इन सारे में से क्या करेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ वन, रिजेक्शन ऑफ अदर। अर्थात यहाँ पर डिसिमिलैरिटी देखने को मिल रही है और सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है, ठीक है। सिमिलैरिटी मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर मैच कर रहे होंगे आपस में, कुछ के आपस में मैच नहीं कर रहे होंगे। अब मैक्सिमम जो आपकी बर्ड्स होती हैं उनमें जो है पहला वाला स्टेटमेंट सही होगा, ऑर्गेनिज्म कैन फ्लाई, ठीक है। इतनी बात एकदम क्लियर। मैक्सिमम बर्ड के लिए तो ऑर्गेनिज्म कैन फ्लाई वाला स्टेटमेंट सही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रही है, उन ऑर्गेनिज्म के बीच सिमिलैरिटी, और जो जिनके लिए दूसरा वाला स्टेटमेंट सही होगा उनके लिए क्या हो रही है बेटा, यहाँ पर आपस में इन दोनों की क्या हो रही है, डिसिमिलैरिटी। क्लियर है यहाँ तक? ये बताओ, एक स्टेटमेंट को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एक को आप रिजेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब एनालिसिस कर रहे हो। तो मैं कह सकता हूँ कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, अर्थात की में आप क्या करते हो, विश्लेषण करते हो। और लास्ट स्टेटमेंट ध्यान रखना, की प्लांट और एनिमल दोनों के लिए। चलिए लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी। अब चलिए हम एनसीईआरटी की रीडिंग शुरू करते हैं। अब देखिएगा एनसीईआरटी क्या लिखती है की को लेकर, की आर टैक्सोनॉमिक एड्स यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। अर्थात आपस में सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को देखते हुए हम की में जजमेंट करते हैं, प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं। ध्यान रखना, प्लांट एनिमल दोनों के लिए की है। की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, दो अपोजिट कैरेक्टर के बीच में होती है, जनरली इन अ पेयर। जनरली पर ध्यान रखना, ऑलवेज नहीं, जनरली इन अ पेयर, ठीक है। आमतौर पर पेयर में होती है, और पेयर को क्या बोलते हैं, कपलेट।
और एक कपलेट में आपके लीड कितनी होंगी? 2. इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन द टू अपोजिट ऑप्शन. दो अपोजिट ऑप्शन के बीच में हम एक को चूज करेंगे. भाई अपोजिट ऑप्शन है तो एक ही को तो चूज करोगे ना. दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन. हम इन दोनों में किसी एक को ही एक्सेप्ट करेंगे और दूसरे वाले को क्या करेंगे? रिजेक्ट. ईच स्टेटमेंट, प्रत्येक स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड. अर्थात प्रत्येक स्टेटमेंट को क्या बोलोगे बेटा? लीड बोलोगे. सेपरेट टैक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. अर्थात प्रत्येक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए अलग-अलग कीज होंगी. फैमिली के लिए अलग, जीनस के लिए अलग, स्पीशीज के लिए अलग. फॉर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म को. कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, क्योंकि आपको इसमें विश्लेषण करना पड़ता है. एक स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है और एक को रिजेक्ट. अब आइए, अब हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. अब हमें कुछ टैक्सोनॉमिक एड्स और पढ़ने हैं, अर्थात जो टैक्सोनॉमी में मदद करते हैं. मतलब कोई ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल अगर हमको मिलता है तो उसके डिस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें कुछ बुक्स की जरूरत पड़ती है. अब उनमें हम डिफरेंस देखेंगे. यहीं पर आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं तो कायदे से देखिएगा. अच्छा, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले फ्लोरा और फाउना. ठीक है. इसके बाद मैनुअल, इसके बाद कैटलॉग और अलग से हम पढ़ेंगे मोनोग्राफ. मोनोग्राफ अलग से पढ़ेंगे, ज्यादा समझ में आएगा. ठीक है. तो चलिए सबसे पहले सब में डिफरेंसेस अच्छे से क्लियर करते हैं. पहली चीज ये पकड़िए, फ्लोरा. फ्लोरा फ्लावर. ठीक है, ट्रिक है. ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं. फ्लोरा फ्लावर, इसका मतलब जो फ्लोरा है वो किसके लिए लिखी गई होगी किताब? प्लांट के लिए. फाउना, डबल ए आ रहा है, याद रखिएगा, एनिमल. तो फाउना किसके लिए हुई? एनिमल. अब फ्लोरा फाउना समझिएगा क्या है. किसी पार्टिकुलर एरिया, वो पार्टिकुलर एरिया कानपुर हो सकता है, उत्तर प्रदेश हो सकता है, इंडिया हो सकता है. किसी पार्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले, ठीक है, जो आपके प्लांट्स हैं. प्लांट्स है तो किसकी बात करेंगे आप? फ्लोरा. और एनिमल्स है तो किसकी बात करेंगे? बुक का नाम क्या हो जाएगा? फाउना. तो किसी पार्टिकुलर एरिया में जो पाए जाने वाले आपके प्लांट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, अर्थात कहां-कहां पर वो प्लांट्स हैं. ठीक है, कोई पार्टिकुलर स्पीशीज के प्लांट एक जगह पर पाए जा रहे हैं ज्यादा, एक जगह पर कम पाए जा रहे हैं, या किसी पार्टिकुलर एरिया में कौन-कौन से प्लांट पाए जा रहे हैं, उनकी लगभग संभावित पॉपुलेशन कितनी है. ठीक है, उसके साथ-साथ उस जगह का, जैसे मान लो मैंने किताब ली फ्लोरा ऑफ कानपुर, तो कानपुर एक पर्टिकुलर एरिया होगी, उस जगह का हैबिटाट कैसा है, एक्चुअल हैबिटाट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, अर्थात गर्मी कितने दिनों की होती है, सर्दी कितने दिनों की होती है, ओवरऑल एवरेज टेंपरेचर क्या होता है साल भर का, ह्यूमिडिटी कितनी होती है, प्रेसिपिटेशन कितना होता है, मतलब रेनफॉल कितनी होती है, स्नोफॉल कितनी होती है. तो एक्चुअल हैबिटाट वहां का कैसा है. ठीक है, एक्चुअल किसी पार्टिकुलर एरिया का एक्चुअल हैबिटाट कैसा है. वहां पर अगर फ्लोरा की बात करें तो वहां पर प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसके साथ साथ बोटेनिकल नेम और साथ में ढेर सारे कैरेक्टर्स. ओवरऑल ये किताब कहलाती है आपकी फ्लोरा. बातें सारी यही हो, लेकिन एनिमल की बात होगी तो वो क्या हो जाएगा? फाउना. अब देखना मैं सबको आपस में रिलेट कर दे रहा हूं. अगर मैं बात करूं आपकी फ्लोरा की, तो फ्लोरा में एक्चुअल हैबिटाट की बात होती है. ठीक है, एक्चुअल हैबिटाट वहां का कैसा है. उसके साथ साथ फ्लोरा में आपकी बात होगी हैबिटाट के साथ साथ वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ऑर्गेनिज्म का. ठीक है, बस फ्लोरा फाउना में सब कुछ सेम है. बस याद रखना, फ्लोरा प्लांट के लिए, फाउना एनिमल के लिए. डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म लिख दे रहा हूं ताकि प्लांट एनिमल दोनों के लिए बात कॉमन हो जाए. उसके साथ साथ साइंटिफिक नेम लिख देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? फ्लोरा के लिए इसे बोटेनिकल बोल दीजिएगा, फाउना के लिए इसे क्या बोल दीजिएगा? जूलॉजिकल. तो साइंटिफिक नेम और साथ में डिस्क्रिप्शन. ठीक है, ये सारी चीजें आपकी मिलकर कहलाएंगी फ्लोरा एंड फाउना. बस डिफरेंस क्या होगा? फ्लोरा में बस यहाँ एनिमल हो जाएगा, फ्लोरा में यहाँ प्लांट हो जाएगा, और फाउना में यहाँ क्या हो जाएगा? एनिमल. इतनी बात है क्लियर. तो हैबिटाट, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस पार्टिकुलर एरिया में उस ऑर्गेनिज्म का, साइंटिफिक नेम और डिस्क्रिप्शन. तो बेटा साइंटिफिक नेम और डिस्क्रिप्शन ये दोनों चीजें हैं. इसका मतलब मैं कह सकता हूं फ्लोरा और फाउना इंडेक्स देते हैं. इंडेक्स मतलब आपकी पूरी लिस्टिंग देते हैं कि वहां पर कौन कौन से प्लांट होते हैं. और याद रखना ये जो साइंटिफिक नेम और उनका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, जैसे मान लो यहां पर एजार्ड एरिका इंडिका, फिर उसके कैरेक्टर, फिर उसके बाद म्यूसा पैराडिसिएका उसके कैरेक्टर, तो अल्फाबेटिकली वो अरेंज करते हैं सबको. तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडेक्स कौन प्रोवाइड करता है, फ्लोरा फाउना, तो देखो फ्लोरा फाउना दोनों प्रोवाइड करते हैं, पर दोनों में एक चूज करना हो तो आपका आंसर फ्लोरा रहेगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वरना नीट गलत मानेगा. तो कायदे से देख लेना बेटा, इंडेक्स का मतलब हुआ किसी चीज को अल्फाबेटिकली सीरीज में सजाना. ठीक है, इंडेक्स ऐसा नहीं, इंडेक्स कैटलॉग में भी देखने को मिलता है, लेकिन आपको आंसर क्या लगाना? सिर्फ और सिर्फ फ्लोरा. दिमाग में डाल लो, इंडेक्स वर्ड देखो पेपर में, अगर इंडेक्स वर्ड आ जाए पेपर में तो तुरंत आंसर मानना ठक से फ्लोरा. कुछ सोचना समझना मत वहां पर. ठीक है,
तो हैबिटाट उस ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन उस पार्टिकुलर एरिया में, साइंटिफिक नेम, डिस्क्रिप्शन और ओवरऑल इंडेक्स कौन प्रोवाइड करता है? आपका फ्लोरा और फाउना। प्लांट के लिए दोबारा पूछ रहा हूं फ्लोरा, एनिमल के लिए फाउना। अब मैनुअल क्या है? मैनुअल कुछ नहीं बेटा, बस एक सिंपल सा काम करो, इसी किताब में फालतू की इंफॉर्मेशन हटा दो। फालतू इन द सेंस कि अगर कोई बेटा कोई टूरिस्ट आया है, वो आइडेंटिफिकेशन सिर्फ करना चाहता है, तो इतनी भारी मोटी किताब थोड़ी लेकर चलेगा। उसे हैबिटाट से क्या मतलब? उसे कोई ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है कानपुर में या उस पर्टिकुलर एरिया में, उससे उसे क्या मतलब? उसे तो भैया साइंटिफिक नेम चाहिए और डिस्क्रिप्शन चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए भाई। साइंटिफिक भाई डिस्क्रिप्शन से वो पकड़ जाएगा कि हाँ भाई ये ऑर्गेनिज्म खोजा गया है, ठीक है, या नहीं खोजा गया है। तो साइंटिफिक नेम और डिस्क्रिप्शन से ये दो चीजें अगर किसी में मिले तो वो किताब है आपकी मैनुअल। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए बेस्ट किताब क्या मानी जाती है? मैनुअल, ठीक है, क्योंकि काफी हैंडी होती है। हैंडी मतलब आसानी से पतली किताब होती है, बिल्कुल ठीक है, हैंडी बुक होती है। इस वजह से आइडेंटिफिकेशन अगर पूछा जाए किस किताब के थ्रू आप आइडेंटिफिकेशन बेस्ट कर लोगे, तो आप बताओगे मैनुअल। इंडेक्स पूछे अगेन फ्लोरा, आइडेंटिफिकेशन पूछे मैनुअल। अब कैटलॉग पे बात करते हैं। कैटलॉग में कुछ नहीं बेटा, मैनुअल कोई और पतली कर दो, बिल्कुल चौपतिया, तो वही कैटलॉग है। कैटलॉग में क्या होता है बेटा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑर्गेनिज्म के नाम होते हैं और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ, बिल्कुल शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन होता है, और उसी किताब को कहते हैं कैटलॉग। तो अगर मैं तुम्हें रिलेट करना चाहूं तो बोल सकता हूं फ्लोरा सबसे भारी किताब होगी, ठीक है। अब बेटा ये तो समझिएगा कि तीनों के तीनों किसी पार्टिकुलर एरिया के लिए होती होगी। फ्लोरा ऑफ कानपुर, मैनुअल ऑफ कानपुर, कैटलॉग ऑफ कानपुर, या फ्लोरा ऑफ इंडिया, मैनुअल ऑफ इंडिया, कैटलॉग ऑफ इंडिया, ये पार्टिकुलर एरिया की किताब होंगी, ठीक है, आप समझना। तो बेटा फ्लोरा में क्या है? भसल डिस्क्रिप्शन है, मतलब हैबिटाट, डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर है, साइंटिफिक नेम और साइंटिफिक नेम उन प्लांट्स का और उसके साथ डिस्क्रिप्शन, ये टोटल कहलाएगी आपकी क्या? फ्लोरा। इंडेक्स पूछा जाए, बार बार रिपीट कर रहा हूं, फ्लोरा ही आंसर लगाना बेटा। बात पूरी तरीके से सही नहीं, लेकिन एनसीईआरटी कह रही तो बात खत्म। मैनुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होती है, फालतू चीजें हटाइए, सिर्फ और सिर्फ बोटैनिकल नेम, डिस्क्रिप्शन, बात खत्म, ठीक है। तो वो किताब हो गई मैनुअल। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? मैनुअल। कैटलॉग में कुछ नहीं, साइंटिफिक नेम और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, बस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आ गया तो वो क्या हो गया? कैटलॉग। नाउ द लास्ट बुक इज मोनोग्राफ, ऐसी किताब जिसमें किसी सिंगल टैक्सॉन का डिस्क्रिप्शन। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। ग्राफ का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन। अगर किसी सिंगल टैक्सॉन का डिस्क्रिप्शन हो किसी किताब में, एक ऐसी किताब जिसमें किसी सिंगल टैक्सॉन के बारे में ही डिटेल में समझाया गया हो, वो किताब कहलाती है मोनोग्राफ। अब एग्जांपल के तौर पर यहां पर मेरे पास एक बुक है, ठीक है, जिस पर क्या लिखा हुआ है, सही से पढ़ो, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट एक सिंगल टैक्सॉन, और ये पूरी की पूरी किताब वर्टिब्रेट्स के ऊपर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल टैक्सॉन पर लिखी गई किताब। अब सिंगल टैक्सॉन पर लिखी गई किताब, मोनो मतलब सिंगल, ग्राफ मतलब डिस्क्रिप्शन, अर्थात एक टैक्सॉन का डिस्क्रिप्शन किया गया, दैट्स व्हाई इस किताब का नाम क्या हो गया बेटा? हम इसे किसकी कैटेगरी में रखेंगे? मोनोग्राफ। तो यहां पर हम ये सारी चीजें देख ली हैं। अब आइए चलिए हम इसे एनसीईआरटी से एक बार देख लेते हैं जल्दी से। अब अगर हम एनसीईआरटी पे जाएं तो सही से देखिएगा, फ्लोरा, मैनुअल, कैटलॉग, ये सारी चीजें। फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग आर सम अदर मींस ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड करने के लिए ये भी कुछ तरीके हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। हम इनके दम पर भाई किसी ऑर्गेनिज्म को करेक्ट आइडेंटिफाई भी कर लेंगे। अरे भाई बोटैनिकल नेम दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, कैरेक्टर पढ़ेंगे। जो अगर मान लो कोई जंगल में ऑर्गेनिज्म मिला है, उसके कैरेक्टर हम मैच करेंगे, अब जिससे मैच कर जाएगा वही स्पीसीज है वो, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन में भी मदद करता है। फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल, देखो कहा था ना, फ्लोरा में एक्चुअल अकाउंट, एक्चुअल बताता है कोई हैबिटेट कैसा है, और प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन, यहीं पर फौना होता है तो एनिमल का ऑफ अ गिवन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया का। अब फ्लोरा के बारे में क्या बोल रहा है? दे प्रोवाइड द इंडेक्स टू प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, अर्थात वो पूरे एक इंडेक्स दे देती है। उसके साथ साथ मैनुअल आर यूजफुल, याद रखना इस बात को, इंडेक्स वर्ड यूज हो जाए खट से आंसर लगा देना तुम अपना क्या? फ्लोरा। मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बेस्ट हैंडी बुक क्या होगी? मैनुअल। सर कैटलॉग क्यों नहीं? क्योंकि कैटलॉग में इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन होता ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑर्गेनिज्म सजा दिए जाते हैं। लास्ट वन इज मोनोग्राफ। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, जैसे मैंने अभी आपको एक बुक दिखाई थी, ठीक है, तो एक टैक्सॉन का डिस्क्रिप्शन होगा तो वो किताब क्या होगी? मोनोग्राफ। चलिए लेट्स मूव ऑन द समरी। तो बेटा बस समरी में दो ऐसे पॉइंट हैं जो आपके लिए सही हैं, बाकी कुछ भी मत पढ़िए, सब आप पढ़ चुके हो, ठीक है। देखो समरी में कई बार देखा गया, समरी में कई बातें नहीं मिल जाती जो एनसीईआरटी अपने इंडेक्स में नहीं लिखता है, अंदर नहीं लिखता है। तो बेटा पहली चीज कि हर्बेरिया जो है, हर्बेरिया में बेटा आपके डेड प्लांट्स रखे जाते हैं, ठीक है। बोटैनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स,
म्यूजियम में डेड प्लांट या डेड एनिमल्स रखे जाएंगे, जूलॉजिकल पार्क में आपके लिविंग एनिमल्स रखे जाएंगे। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। चलो दूसरी बात बेटा, हर्बेरिया में और आपके म्यूजियम में, सही से सुनिएगा मेरी बात, हर्बेरिया में और म्यूजियम में, इन दोनों में आपके डेड ऑर्गेनिज्म रखे जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर डेड ऑर्गेनिज्म रखे जाएंगे तो आपको उन्हें प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा और भी बहुत सारी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन वहीं पर उसके विपरीत ऑन द अदर हैंड बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे जा रहे हैं, तो उनको हैंडल करना इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि वो डेड नहीं है, डिकम्पोज होने नहीं वाले हैं। ठीक है, तो अब ये आखिरी बात सुनिएगा समरी से। कहते हैं कि इट रिक्वायर स्पेशल टेक्निक फॉर कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन इन हर्बेरिया एंड म्यूजियम। तो पूछे एग्जाम में कि स्पेशल टेक्निक कलेक्ट करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए किसके लिए चाहिए, तो हर्बेरिया और म्यूजियम। लाइव स्पेसिमेन ऑन द अदर हैंड, लाइव स्पेसिमेन प्लांट और एनिमल के आर फाउंड इन बोटेनिकल गार्डन और इन जूलॉजिकल पार्क। प्लांट आपके बोटेनिकल गार्डन में और एनिमल आपके जूलॉजिकल पार्क में। इस तरीके से आपने अपनी समरी खत्म कर ली। बस समरी में से ज्यादा कुछ मत पड़िएगा, वेस्ट ऑफ टाइम है। आइए नाउ अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाएंगे। सिर्फ आपको यहाँ 2 क्वेश्चन लगाने, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। बाकी सब छोड़िए, आपके काम के नहीं। चलिए अब इधर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिटन नेम। अर्थात यहाँ पर आम का साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, बताइए इसमें से लीनियस के अकॉर्डिंग कौन सा नाम सही है। तो साफ साफ बेटा दिख रहा है, गौर से देखना, जूम कर दे रहा हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि मैंगीफेरा इंडिका में जो इंडिका है, जो कि स्पेसिफिक एपिथेट है, अकॉर्डिंग टू लीनियस, लीनियस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर जो है वो होना चाहिए स्मॉल, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कैपिटल। तो पहला आपका गलत, दूसरा आपका लीनियस के रूल को बिल्कुल फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर ये हैंड रिटन होता तो बेटा क्या होता है, ये सेपरेटली अंडरलाइन। गॉट इट। तो चलिए इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नाउ अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 7। चलिएगा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा कैन यू, ये क्वेश्चन बेटा आया हुआ मेडिकल एग्जाम में, कायदे से देखना। कैन यू एग्जाम सेम क्वेश्चन उतरा था, बस एक ऑप्शन और बढ़ा दिया था। कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट, धीरे धीरे आ रहा है, आने दो धीरे धीरे। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। यहाँ पर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज दी हुई है, इनका करेक्ट सीक्वेंस आप बता सकते हैं। तो देखा बेटा, अगर हम लो टू हाई जाएं तो दूसरा ऑप्शन तुरंत गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में स्टार्टिंग कहां से कर दी है, जीनस से कर दी है। जीनस के बाद स्पीसीज आ रहा है, मतलब दूसरा ऑप्शन गलत, क्योंकि स्पीसीज इज द लोवेस्ट कैटेगरी। लेकिन पहला और तीसरा ऑप्शन देखिए, दोनों ऑप्शन में क्या है बेटा, सीक्वेंस जो है, मानते हैं सीक्वेंस बिल्कुल सक्सेसिव नहीं है कि आपका बिल्कुल स्पीसीज, जीनस, फैमिली इस टाइप से सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है। लेकिन पहले और तीसरे दोनों ऑप्शन में देखिए तो दोनों ऑप्शन में भले स्किप कर करके स्टेप गई है, कैटेगरी बीच बीच में स्किप हुई है, लेकिन उसके बाद भी दोनों में जो है एक सीक्वेंस दिख रहा है। जैसे स्पीसीज, स्पीसीज से हायर कैटेगरी ऑर्डर, ऑर्डर से हायर फाइलम, फाइलम से हायर किंगडम। और तीसरे में देखिए स्पीसीज से हायर जीनस, जीनस से हायर ऑर्डर, ऑर्डर से हायर फाइलम। तो यहाँ पर सीक्वेंस तो दोनों में करेक्ट है, बीच में कुछ कैटेगरीज स्किप हुई, वो अलग बात है। तो अब इन दोनों में आंसर कौन सा लगाएं, ये आया हुआ सवाल है, बस एक चौथा ऑप्शन और बन गया था। ठीक है, तो पहले और तीसरे में आप आंसर किसको मारोगे, तीसरे को। पूछे क्यों, क्योंकि इसमें जीनस और स्पीसीज दी हुई है। जीनस और स्पीसीज किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर आप किसी भी कैटेगरी के लेवल पर कोई टैक्सॉन बताते हैं तो आपको जीनस स्पीसीज बतानी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा वो ऑर्गेनिज्म जो है उसका बोटेनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम क्या, तभी तो आप करेक्टली बता पाओगे कि वो ऑर्गेनिज्म है कौन सा। वरना अगर मैं तुमसे बोल दूं सोलेनेसी, तो सोलेनेसी में पता नहीं हम किसकी बात कर रहे हैं। सोलेनेसी में हम क्या पता हम बात कर रहे हो आपकी चिली की, या बात कर रहे हो पोटैटो की, या बात कर रहे हैं ब्रिंजल की, हमें क्या पता। लेकिन अगर मैंने आपको बोल दिया कि मैं बोल रहा हूं आपसे सोलेनम मिलोन, ये आप खट से पकड़ लोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रिंजल। तो जीनस स्पीसीज बताना बेहद जरूरी होता है। दैट्स व्हाई थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। प्यारा सवाल एनसीईआरटी का। इस तरीके से लिविंग वर्ड का हम रिवीजन खत्म करते हैं। ठीक है, अब आपको टेस्ट पेपर देना है और उसके बाद हम लाइव डिस्कशन करेंगे। जितने भी डाउट्स हो आपके टेस्ट पेपर के रिगार्डिंग, या आप के 2-3 लाइनों या 4 लाइनों में जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करना, मैं उस पर आंसर करूंगा। लिविंग वर्ड इज ओवर, साइनिंग ऑफ, थैंक यू, दिस इज साहिल सिद्दीकी, ओवर एंड आउट।